मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। हर व्यक्ति भविष्य को लेकर के चिंतित है, कुछ न कुछ जानने का प्रयास करता है और जानने के लिए ज्योतिष से अच्छा माध्यम कुछ भी नहीं है। पर सामान्यतः लोग जो है किसी एक कुंडली को देख करके उसके विश्लेषण को समझ करके और प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रह के बारे में जानने के लिए, पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 5 कुंडली देखनी पड़ती है। प्रथम कुंडली हमारी लग्न कुंडली होती है, उसके पश्चात षोडश वर्गीय कुंडलियों का निर्माण होता है। फिर नवमांश कुंडली है, फिर चंद्र राशि पर आधारित गोचर कुंडली है, फिर सर्वाष्टक वर्ग सारणी है और भिन्नाष्टक वर्ग सारणी है। ये 5 कुंडली है और शायद 5 कुंडली का विश्लेषण एक वीडियो में करना संभव नहीं है। 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। तो क्रमशः मैं आपसे बातें करते जाऊंगा, पर वीडियो शुरू करने के पहले यहां आप देख रहे हैं 2 कुंडली बनी हुई है। एक चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि की कुंडली है और ये भी मीन राशि की सर्वाष्टक वर्ग सारणी है। हम इसकी बात करने के पश्चात हम जब इसमें आते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली, जिस भी बालक का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उसके जीवन में चलती रहती है और उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा जो भी चल रही है उसका प्रभाव स्थायी रूप से हमारे जीवन में पड़ता है। हम उस ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो ग्रह योग कारक भी हो सकता है, मारक भी हो सकता है। योग कारक ग्रह का मतलब है अच्छे परिणाम देने वाले, जीवन में शुभता लाने वाले, और मारक का तात्पर्य है समस्याएं पैदा करने वाले। पर जन्म कुंडली में कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी कुंडली में, कि अच्छे से अच्छा ग्रह, योग कारक ग्रह भी अशुभ हो जाता है और अपनी महादशा, अंतरदशा में संकट उत्पन्न कर देता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मारक ग्रह हैं, अशुभ भावों के ग्रह स्वामी हैं, वो भी ऐसे योग बना देते हैं कुंडली में कि वो शुभ हो जाते हैं। तो ये 9 के 9 ग्रह जो हैं अपना कार्य करते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, चाहे वो कुंडली स्वयं देखे या किसी ज्योतिषी के पास जाकर के दिखाए। हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं है, हर व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, पर वो जानना चाहता है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है, अंतिम निर्णय जानना चाहता है, हमको करना क्या चाहिए। इसीलिए 5 कुंडली का अध्ययन किए बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। हम चंद्र राशि पर आधारित या लग्न कुंडली पर आधारित जो विश्लेषण कर लेते हैं तो ये माना जाए कि वो आधा अधूरा है और पूर्ण जानकारी के लिए हमें 5 कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है। मित्रों, जन्म कुंडली के आधार पर हम महादशा, अंतरदशा, कौन सा रत्न धारण करें, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, किस मंत्र का जाप करें, कौन सा पूजा करें, कौन सा अनुष्ठान करें, इन सब बातों का
ज्ञान होता है। चंद्र राशि पर आधारित 4 ग्रह, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह जो है ये लंबे समय तक जो है किसी एक राशि पर गोचर करते हैं। बाकी शेष 5 ग्रह, सूर्य जैसे 1 माह, मंगल 1.5 माह, बुध और शुक्र 25-30 दिन, ऐसा गोचर होता है। लेकिन ये चंद्र राशि पर आधारित जो गोचर होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जितने समय के लिए वो ग्रह गोचर कर रहा है जिस राशि में, और वो ग्रह गोचर जातक के जीवन में अच्छे परिणाम भी दे सकता है, बुरे परिणाम भी दे सकता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है ये गोचर का जो समय होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। अब प्रश्न यही उठता है कि हम कैसे जानें कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा है या खराब है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बहुत रोचक विषय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें यह जानना चाहिए कि जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा खराब ग्रह कौन सा है। अब 9 ग्रहों में कुछ ग्रह योग कारक है तो कुछ मारक है, और उसमें से सबसे ज्यादा खराब ग्रह कौन सा है। योग कारक ग्रह भी जन्म कुंडली के अनुसार अच्छे योग बनाते हैं। गुरु केंद्र में बैठ गए, मंगल केंद्र में बैठ गए, हंस योग बन गया, रोचक योग बन गया, लक्ष्मी योग बन गया, गजलक्ष्मी योग बन गया, धन योग बन गया। पर जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वही ग्रह सबसे ज्यादा खराब है जो शुभ फल दिखा रहा था जन्म कुंडली में। इसलिए हमें सबसे पहले तो यही पता करना चाहिए कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। एक ग्रह भी खराब हो सकता है, 2 ग्रह भी खराब हो सकता है, इसकी जानकारी आवश्यक है। मीन राशि के जो जातक है, शनि का दूसरा चरण चल रहा है। शनि की क्या स्थिति होगी वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं जब विश्लेषण करता हूं तो 40-45 मिनट 50 मिनट का वीडियो बन जाता है, जो लगभग देखने में काफी समय लगता है। आज मैं पहले गोचर कुंडली की बात करूंगा, और दूसरे वीडियो में जस्ट इसके बाद जो वीडियो बनेगा ये अष्टक वर्ग सारणी के आधार पर बनेगा। अष्टक वर्ग सारणी से लोग परिचित नहीं हैं, इसको लेकर के कम बातें हुई हैं, जबकि षोडश वर्गीय कुंडली के अंतर्गत ही ये भी कुंडली है। जैसे हमारी जन्म कुंडली जन्म के समय निर्मित हो जाती है, वैसे अष्टक वर्ग सारणी भी उसी समय बन जाती है। पर फल आदेश कुंडली क्या कहती है और सर्वाष्टक वर्ग सारणी क्या कहती है, मैं इसकी बातें करूंगा। चलिए आते हैं विषय पर। बहुत अच्छा गोचर होने जा रहा है चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि। आज मैं मंगल की विशेष करके बातें करूंगा और एक एक ग्रह की बातें करूंगा, सभी ग्रहों की बात करूंगा कि 9 के 9 ग्रह हैं और एक राशि में लगभग 65-66 करोड़ लोग आते हैं। तो 65-66 करोड़ लोगों के जीवन में एक साथ बदलाव नहीं होता। भले ही मीन राशि है, पर लग्न सबके अलग अलग हो जाते हैं। पर यहां पर चंद्र राशि पर आधारित हम बात करते हैं कौन सा ग्रह कहां जा रहा है। अब आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुछ होगा, मेष लग्न भी हो सकता है, वृषभ लग्न भी हो सकता है, तुला लग्न, कर्क लग्न, मीन लग्न, कुछ भी हो सकता है। उसके आधार पर चंद्रमा जिस राशि पर बैठता है वही राशि बन जाती है। तो आपका लग्न कुछ भी हो, 12 नंबर जहां पर लिखा है वहां शनि का गोचर चल रहा है।
जहां वर्तमान में अभी 10 नंबर लिखा हुआ है वहां मंगल का गोचर चल रहा है, तो भाव बदल जाते हैं। चलिए आते हैं विषय पर। सबसे पहले मीन राशि के जातकों को इस जीवन में क्या मिलने वाला है। बहुत अच्छा गोचर जाएगा और कौन सा ग्रह क्या देने वाले हैं ये भी पता चलेगा। पर देने वाले तो हैं, पर कितना देंगे या नहीं देंगे, ये समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसका उत्तर हम इस कुंडली से निकालेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप पहले इस कुंडली को देखें, इसका विश्लेषण समझें, इसका फलादेश समझें और इसी को उठा करके फिर मैं यहां बातें करूंगा आपसे। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देव 14 जनवरी 2026 से लेकर के और 13 फरवरी 2026 तक एक माह ये एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव जो होता है हमारा आय का भाव होता है। सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। पर सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है इसका भी अध्ययन करना चाहिए, तभी यह फल यहां पर प्राप्त होता है। अब सूर्य यहां पर गोचर कर रहे हैं तो सूर्य क्या देंगे? सूर्य राजा हैं। सूर्य अपने अनुसार आय भाव में है। सबसे पहले यहां सम्मान की प्राप्ति होगी। जो मीन राशि के जातक हैं उनको सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर की प्राप्ति होगी, राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी और बहुत सी इच्छाएं पूरी होगी सूर्यदेव की कृपा से। मैं बार बार कहूंगा कि गोचर में चलने वाले ग्रह जो होते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं, महीने डेढ़ महीने के लिए आते हैं और राशि परिवर्तन हो जाता है। अपनी जन्म कुंडली को साथ में रख करके गोचर कुंडली को अगर मिलाएंगे तो अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। ये तो रहा सूर्य का फल। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर एकादश भाव में मकर राशि में उत्तम है। अब आते हैं मंगल की बात करते हैं। तो मंगल तीसरे, छठे और 11वें 3 भावों में ये भी उत्तम फल देते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं। मंगल ये भी आय भाव में एकादश भाव में सूर्य के साथ है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और अग्नि तत्व ग्रह मित्र भी हैं और अग्नि तत्व भी हैं। ये दोनों मिलकर के बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। सूर्य स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं, तो मंगल यहां धन के कारक भी हो गए, आय में वृद्धि करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के हैं। ये 15 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक लगभग 40-42 दिन का गोचर है। तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं मीन राशि के लोग, ये 1.5 महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है आय के दृष्टिकोण से। यहां बुध की बात करते हैं तो बुध यहां 17 जनवरी 2026 से लेकर के और 12 फरवरी तक इनका गोचर होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है ये। अब मित्रों 17 जनवरी से 14 फरवरी तक इनका गोचर होगा। तो बुध अकेले जब रहते हैं तो अपने अनुसार फल प्रदान करते हैं और जब किसी ग्रह के साथ होते हैं तो उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार जो है फल प्रदान करते हैं।
तो बुध, सूर्य और मंगल, ये तीन ग्रह जो हैं, शुक्र शेष है अभी, ये तीन ग्रह जो है मिल करके और मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। एकादश भाव जो होता है हमारा, हमारे आय का भाव तो होता ही है। हम सिर्फ आय को किस दृष्टि से देखते हैं कि धन आएगा, पैसा आएगा, जी नहीं। अगर आपके सम्मान में वृद्धि होती है, ये भी आय है। पैसा आता है, ये भी आय है। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ये भी आय है। परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, ये भी आय है। विवाह हो जाए, ये भी आय है। माने जीवन में हमको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, प्रभु की कृपा से जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वो आय है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है इसका, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जब सूर्य, मंगल और बुध, ये तीन ग्रह मिल करके पूरी ताकत से आपकी वृद्धि करेंगे, तो जब वृद्धि करेंगे तो जो बहुत दिन से हमारी इच्छाएं दबी हुई थी, किसी कारण से हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो इच्छाएं हमारी पूरी होंगी। स्वाभाविक है, सीधी सी बात है कि जब जेब में पैसे होते हैं तो हम खर्च करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये तीन ग्रहों की मैंने बात बताई। शुक्र का जो गोचर हो रहा है, शुक्र यहां पर एकादश भाव में थोड़ा सा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। दाम्पत्य जीवन में अपना बैलेंस बना करके चले तो ठीक ठाक होगा। लक्ष्मी की पूजा करें, अनुकूलता आएगी। अब एक बात और है मंगल की, कि मंगल एकादश भाव में मकर राशि में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं 40-42 दिन के लिए, और मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। धन भाव जो होता है इसमें मेष राशि है, ये मंगल की ही राशि है। तो ये मंगल की राशि, ये भाव प्रभावित हुआ दृष्टि पड़ने के कारण, और उनकी स्वयं की राशि है, इस कारण भी। तो यहां पर जो आय होगी, आय में जो खर्च होगा, खर्च के बाद यहां बैंक बैलेंस भी बनेगा, कुटुंब से रिश्ते अच्छे होंगे। वाणी में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह जो है थोड़ा आक्रोश पैदा करता है। अगर ये 40-42 दिन आपने अपने आप को अच्छे से संभाल लिया, तो ना तो आय की कमी होगी और ना धन संचय में कमी होगी। मंगल देव की एक राशि नवम भाव में है, वृश्चिक राशि, ये भाग्य का भाव है। ये भाग्य का भाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, धर्म का भाव भी है। तो जो मीन राशि के जातक हैं, उनका ध्यान धर्म की तरफ जाएगा, धार्मिक कार्यों में खर्च भी होगा, भाग्य भी साथ देगा। विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, प्रोग्राम बन जाएगा, पिता से सहयोग मिलेगा, ये है। अब यहां पर बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, इनकी सबकी दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ रही है। चार ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव में कर्क राशि में पड़ रही है। अब मित्रों, पंचम भाव क्या है? देखिए, कोई भी ग्रह हो, उनकी अपनी सातवीं दृष्टि है। मंगल को 2 दृष्टियां, चौथी और 8वीं अतिरिक्त प्राप्त है। गुरु को 5वीं और 9वीं अतिरिक्त प्राप्त है। शनि को 3री और 10वीं अतिरिक्त प्राप्त है। राहु केतु भी इसी प्रकार से हैं। तो 7वीं दृष्टि तो लगभग सभी ग्रहों की है। अब यहां 4 ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही है, वो पंचम भाव में पड़ रही है। तो पंचम भाव भी जागृत हो रहा है। अब ये मीन राशि के जातक, बहुत से जातक मीन राशि के, जो स्वभाव से बड़े नम्र होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, बड़े भावुक होते हैं,
ये दो स्वभाव की राशि है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये स्वभाव है मीन राशि का। और मीन राशि के जातक, ये पंचम भाव जो है, तो सबसे पहले तो ये इष्ट देव का भाव है। तो जो मीन राशि के जातक हैं, तो उनके इष्ट देव चंद्रदेव हुए। आजीवन चंद्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की शरण में रहना चाहिए। उनकी पूजा आराधना, मंत्र जाप, अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तो भाग्य जो है हमेशा साथ देता रहेगा। अब पंचम भाव जो है, विद्या बुद्धि संतान का भाव है, सट्टा जुआ लॉटरी का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, फिल्मी दुनिया से जो लोग जुड़े हैं, बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी के कलाकार, गायक, गीतकार, संगीतकार, लेखक, प्रेम संबंध, राजनीति, इतने विषय को हम पंचम भाव से अध्ययन करते हैं। तो जो मीन राशि के जातक हैं, इन क्षेत्रों से यदि वो जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों से वो जुड़े हुए हैं, तो चार ग्रहों की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण ये पंचम भाव जो है विशेष रूप से जागृत हो गया और मीन राशि के जातकों को आतातीत सफलता प्राप्त होगी। ये चंद्र राशि के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूं। अब आते हैं बात गुरु की। गुरु यहां चौथे भाव में है। चौथे भाव में गुरु का गोचर सामान्य हो जाता है, क्योंकि ये केंद्र का भाव है और गुरु मिथुन राशि में है। तो गुरु यहां पर बैठ करके, अभी गुरु बकरी चल रहे हैं, 11 मार्च तक गुरु बकरी हैं 120 दिन के लिए। तो ये पीछे के भाव का फल दे रहे हैं, तृतीय भाव का, जहां वृषभ राशि है। तो पीछे किए गए जो कार्य हैं, जहां सफलता नहीं मिल पा रही थी, हम मेहनत किए थे, उसका रिटर्न हमको नहीं मिला, तो गुरु यही करेंगे कि यहां पर सफलता प्रदान करेंगे जो मीन राशि के लोग हैं। शुक्र की बात कर लिया, आप शनि की मैं बात करता हूं। तो शनि की 7.5 चल रही है मीन राशि के ऊपर। शनि को लेकर के मैं थोड़ा और बात करूंगा कि शनि का दूसरा चरण 29 मार्च 2025, ये तारीख आप सबको याद होगी। इसी दिन शनि महाराज मीन राशि के ऊपर दूसरा चरण चालू किए थे, प्रवेश किए थे, और 18 मई 2025 तक शनि महाराज यहीं पर थे। अब मीन राशि में ही जैसे शनि का प्रवेश होता है, तो 29 मार्च से लेकर के 18 तारीख तक, मई तक, यह समय जो है बड़ा विचित्र था, क्योंकि राहु मीन राशि में गोचर कर रहे थे और शनि 29 तारीख को शनि भी वहां जाकर के राहु के साथ गोचर करने लगे। तो राहु और शनि का जब युति संबंध बना, तो युति संबंध बनने के कारण यह श्रापित दोष बन गया। तो 29 मार्च के पहले का जो 2.5 साल था, प्रथम चरण, उसमें जो समस्याएं आई थी वो कम थी, पर यह 50 दिन का जो श्रापित दोष बन गया, यह बड़ा ही दुखदाई था, बड़ा ही पीड़ादायक था। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में चले जाते हैं, तब शनि को थोड़ी राहत मिलती है। ये तो पिछली कहानी है, पर अभी वर्तमान में 28 नवंबर 2025 को 138 दिन के बाद शनिदेव मार्गी हुए। अच्छा, होता क्या है कि कोई भी ग्रह जब बकरी हो जाता है
और वक्री अवस्था से जब मार्गी अवस्था में आता है तो अपनी जितनी भी बुराइयां होती हैं, अशुभता होती है, वो पीछे छोड़ के आता है। फिर हर ग्रहों की डिग्री होती है, अंश बल होता है। तो यहां पर जब शनि महाराज अभी आए मीन राशि में, जब मार्गी हुए 28 नवंबर से, 28 नवंबर माने नवंबर लास्ट हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना। कोई भी ग्रह जब अंश बल से कमजोर होता है तो वो किसी भी प्रकार का फल देने में समर्थ नहीं होता, और जैसे जैसे उसका अंश बल बढ़ेगा, डिग्री बढ़ेगी, तभी शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो शनि महाराज यहां पर कमजोर अवस्था में भी हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए तो अच्छी राहत भरी बात है कि अभी अप्रैल तक कम से कम शांति बनी रहेगी। अप्रैल के बाद ही थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है। उसके लिए भी अगर पहले से शांति कर ली जाए, कुछ मंत्र अनुष्ठान वगैरह कर लिए जाएं तो अच्छा होगा। अब आते हैं राहु की बात करते हैं। तो राहु यहां पर द्वादश भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये भी 18 मई 2025 से गोचर कर रहे हैं। और राहु द्वादश भाव में, ये व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है। तो जो मीन राशि के जातक हैं, जो विदेश में रहते हैं, विदेश में व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। पर जो लोग यहाँ हैं, जन्म स्थान में हैं, तो दवाइयों में खर्च, कोर्ट कचहरी में खर्च, अचानक ऐसा कोई खर्च आ जाए कि ड्राइवर गाड़ी लेके गया और कोई ठोक दिया, 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार का खर्चा खड़ा हो गया। लेकिन राहु भी यहां पर अशुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि गुरु की 9वीं दृष्टि जो है राहु के ऊपर पड़ रही है। तो गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत दृष्टि होती है। गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है, वो राशि, वो भाव शांत हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। और राहु की 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, तो दृष्टि संबंधी भी बन रहा है। पर राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर असर नहीं करेगी, पर गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर असर करेगी। इसलिए खर्चे तो होंगे, लेकिन सामान्य स्तर पर। मित्रों, ये पूरी कुंडली आपको कैसी लगी? आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अब आते हैं हम फिर से उसी बात पर। एक भाग तो हमारा ये हो गया और इसी का दूसरा भाग ये होगा। अब दूसरे भाग में मैं इसकी बात करूंगा, इसको अवश्य देखिएगा कि इसका पूरा जो निचोड़ है, ग्रहों का जो खेल है, कितने प्रतिशत आपको फायदा देगा या नहीं देगा, नुकसान करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी मैं बात अगले वीडियो में करूंगा। ये वीडियो शाम को 6 बजे आपको प्राप्त होगा और ये 6:30 बजे प्राप्त होगा, आधा घंटे के बाद। हम जब ग्रहों को देखते हैं तो ग्रह के बल को देखते हैं। हर वीडियो, मैंने कई वीडियो में बताया है कि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह जब रहता है तो वो 25% लाभ या हानि देता है। 6 से 12 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50%, और 24 से 30 25%। और शुरू में 1, 2, 3 डिग्री है, लास्ट में 28, 29, 30 डिग्री है, तो ये मृत अवस्था हो जाती है। ये तो ग्रहों के बल को देखने के लिए हम डिग्री देखते हैं, अंश देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितने अंश बल का है। उसी के अनुसार ज्योतिषी आपको रत्न पहनने के लिए, धारण करने के लिए बताते हैं, मंत्रों का उपाय बताते हैं, रुद्राक्ष बताते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी विधियां हैं जिसको हम धारण करते हैं। लेकिन हम
हमारी गाड़ी यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए। हम भले ही हम कहते हैं गुरु 9 डिग्री का है, किसी जोशी ने कहा गुरु 9 डिग्री का है, अच्छे भाव का स्वामी है, योग कारक ग्रह है, पुखराज धारण करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। तो ग्रह का बल तो शायद आप समझ गए होंगे। अब भाई साहब ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति रोड में तो नहीं रहता, मैदान में तो नहीं रहता, कहीं भी रहेगा वो, उसको एक घर तो चाहिए। अब घर चाहे 1 कमरे का हो, चाहे 4 कमरे का हो, चाहे वो एक पतला सा गद्दा बिछा के उस घर में सोता हो, चाहे आलीशान बंगले में डनलप के गद्दे में सोता हो। तो ये तो ग्रह का बल हम जन्म कुंडली से देखते हैं, ग्रहों का फल गोचर से देखते हैं, पर यह हमें भाव बल बताता है कि कौन सा भाव कितना बिंदु दे रहा है, और उस बिंदु के अनुसार हम फल आदेश करते हैं कि ये ग्रह इतने मात्रा में देगा। और विश्वास करिए 95-98% रिजल्ट्स जो हैं आपके सामने दिखते हैं। जैसे ये जन्म कुंडली जन्म से लेकर के अंतिम समय तक की है, वैसे ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी जो है ये भी जन्म से लेकर के अंतिम समय तक है। अब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और दोनों वीडियो आगे पीछे आपको प्राप्त होगी। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि मेरी मेहनत तब सफल होगी जब आप इस वीडियो को देखने के पश्चात और इन ग्रहों का क्या रिजल्ट आ रहा है, जब यहां पर आएंगे आप इसको देखेंगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, विश्लेषण कैसा लगा ये तो आप ही जानेंगे। आप अपने परिवार का या किसी का आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दीजिए, और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं आपसे बातें करूंगा। कुंडली हमारी बोलती है, कहती है, बहुत कुछ बताती है, उसके आधार पर हम बहुत से निर्णय लेते हैं। कुंडली मार्गदर्शक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक निवेदन अंत में यही करूंगा कि आप केवल व्हाट्सएप में अपनी डिटेल से मैसेज करें, अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें, क्योंकि आपकी समस्या कुंडली में दिखती है और वही समस्या को लेकर के मैं आपसे बातें करता हूं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, कुटुंब कैसा होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, परिश्रम कितना करना पड़ेगा, सुख सुविधाएं कितनी प्राप्त होंगी, मकान, जमीन, वाहन होगा नहीं होगा, हमारी संतान कैसी होगी, संतान सुख होगा नहीं होगा, हमारी पढ़ाई लिखाई कितनी होगी, रोग शत्रु कर्जा कितना होगा नहीं होगा, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, घर में पति की चलेगी कि पत्नी की चलेगी, हमारी आयु कितनी होगी, हमारा भाग्य कितना साथ दे रहा है, हम किस क्षेत्र में काम करेंगे, कौन सा व्यवसाय करें, हमारे आय के स्रोत क्या होंगे, कितना पैसा होगा, बुढ़ापे में हमारे पास धन होगा नहीं होगा, बहुत सी बातें हैं। इन सब बातों की जानकारी आपको आपकी कुंडली देती है और मैं आपसे बातें करता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए कि जो भी मैं कुंडली डालूं, जो भी विश्लेषण डालूं, वो आप तक सीधे पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।